हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में, तो जिसमें हमने सबसे पहले सतलुज के बारे में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। आज हम जो इस नदी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ब्यास नदी। ओके, तो आज हम थोड़ा ब्यास नदी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ये प्रवेश करती है और कहाँ पे इसका अंत होता है और इसका प्राचीन नाम क्या है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, जब मैं सतलुज नदी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि हमें ये जो नदियाँ होती है इनकी जो मेन मेन फैक्ट्स हैं, मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, वो हमने डिस्कस करने होते हैं। तो वही जैसे हमने सतलुज के करे थे वैसे ही हम इसके ब्यास के भी करेंगे। ओके, तो हमें इसमें जो डिस्कस करना है वो क्या क्या है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में जो इन नदियों के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने वो मेन मेन पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको इसके भी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल आप सबको पता है कि उद्गम स्थल में क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है कि जो ब्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है, इसका रीजन क्या है। ओके, जो दूसरे पे हमारे बात आती है, दूसरे में हम इस डिस्कस करेंगे इसका प्राचीन नाम। जैसे मैंने सतलुज के बारे में डिस्कस करा था वैसे ही इसका प्राचीन नाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको वैदिक काल, एक वैदिक पीरियड था, उसमें इसको क्या बोलते थे और संस्कृत में इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, थर्ड पे हम बात करेंगे इसकी जल ग्रहण क्षमता। ठीक है, जल ग्रहण क्षमता की बात है कि ये हिमाचल में कितना फ्लो करती है, कितना एरिया में मतलब ये फ्लो करती है। ओके, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें 4 जो पॉइंट है मेन, उसमें है सहायक नदियां। ठीक है, तो ये सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी, सॉरी ये मैंने थोड़ी गलत लिख दी यहाँ पे, सहायक नदियां। ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है इसकी जो 5वां पॉइंट है, लंबाई। किस इसकी लंबाई कितनी है। छठे पे आता है कि कौन कौन से शहर किनारे बसे शहर। ओके, तो हम बात करेंगे इनके ऊपर। ये जो 6 पॉइंट है हमारे पास यही मेन पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 इनके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कौन सा आता है, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल की बात करें, जो ब्यास नदी है उसका उद्गम स्थल कहां से होता है हमारे पास, ये होता है रोहतांग दर्रा। कहां से है, रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। रोहतांग दर्रे में एक जगह है जिसका नाम है ब्यास कुंड। ठीक है, तो ये जो ब्यास नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से। ये पता लग गया। अब ये जो रोहतांग दर्रा, ये आप सबको पता है ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये है हमारा कुल्लू जिला। ठीक है ना, कुल्लू जिले में ये दर्रा पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसके उद्गम स्थल की बात कि जो ब्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है। ये याद रखना कि जो ब्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था प्राचीन नाम। जैसे कि हमारा एंशियंट टाइम था, हमारा जो प्राचीन काल था, उसमें इन नदियों के कुछ और नाम थे। जैसे कि हमारे जो प्राचीन काल था उसमें संस्कृत का प्रचलन बहुत ज्यादा था, तो संस्कृत में इस नदी को कुछ और नाम से जाना जाता है। और वैदिक काल एक पीरियड था, ठीक है, वैदिक काल, तो उसमें इस नदी का कुछ और नाम रखा था, बोलते थे इस नदी को। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके वैदिक काल, वैदिक काल में, ठीक है, तो वैदिक काल और जो दूसरा है हमारे पास
संस्कृत, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं और वैदिक काल में इसको क्या बोलते थे। तो अगर मैं बात करूं, जो ब्यास नदी थी उसको वैदिक काल में अर्जिकिया, ठीक है, अर्जिकिया बोलते थे। क्या बोलते थे? अर्जिकिया। और संस्कृत में इसका नाम क्या था? विपाशा। ओके, ये क्लियर हो गया। देखो ये बहुत जरूरी है, मतलब इनको याद रखना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नदियों के ऊपर कोई भी आपको, मतलब जो एचपीजीके में नदियों के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पुट होगा, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया है कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, या ऐसे बोल देते हैं कि ब्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, या ब्यास नदी को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। वैसे ही ये जो हमारा उद्गम स्थल है, मतलब ओरिजिन पॉइंट है, तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये पता है रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंज। अगर ये पूछा जाए कि जो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पाया जाता है, ब्यास कुंड कहाँ पाया जाता है, तो वो कुल्लू में पाया जाता है, कुल्लू जिला में। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पास, उद्गम स्थल भी हो गया, प्राचीन नाम हो गए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी जल ग्रहण क्षमता। तो जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वो है जल ग्रहण क्षमता। अब जल ग्रहण क्षमता में अगर हम बात करें, तो जो ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश में, ये है इसकी जो जल ग्रहण क्षमता है हिमाचल प्रदेश में, वो कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। शायद मैंने सतलुज का यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, तो सतलुज का मैं साथ साथ में बता देता हूँ कि जो सतलुज का हिमाचल प्रदेश में जल ग्रहण करने की क्षमता है, मतलब कितना फ्लो करती है, कितने एरिया में फ्लो करती है वो, तो उसमें है, सतलुज का है हमारे पास वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने एरिया में वो क्या करती है? फ्लो करती है। तो ये बात होगी, सतलुज कितनी है? 20,000 वर्ग किलोमीटर, और जो ब्यास नदी है वो कितना फ्लो कर, उसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है? उसकी है 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी लंबाई की। ठीक है, जैसे कि सतलुज की भी हमने बात करते, तो सतलुज में कितनी लंबाई थी? उसकी कुल लंबाई, एक तो होती है हमने कुल लंबाई, दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है या पता लगाना है कि हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल कितनी लंबाई है। एक तो होगी ये जहां से निकली और जहां पे इसका एंड हो रहा है, ठीक है, वहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है। और दूसरा जो मेन है हमारे लिए वो है हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल कितनी लंबाई है। तो जो ब्यास नदी है, ठीक है, इसकी अगर हम पूरी टोटल कुल लंबाई की बात करें तो ये है 460 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 460 किलोमीटर। अगर हम इसकी हिमाचल प्रदेश में ही बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में इसका जो फ्लो एरिया वो कितना है, कितने किलोमीटर का है? 256 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रख लेना, इसको लिख लेना। देखो अब इसको मैं बड़ी और अच्छे तरीके से बताता हूं। देखो कुल लंबाई की क्या होती बात, ये मान लो आपकी ब्यास नदी है, ठीक है ना, तो ब्यास नदी, अब ये इसका ओरिजिन है, मतलब ये ब्यास नदी यहां से चली, तो ये पहले जाएगी मनाली, कुल्लू, मंडी। ठीक है, मंडी के बाद ये चली जाएगी हमीरपुर, हमीरपुर के बाद कांगड़ा, कांगड़ा में ये इसका हिमाचल प्रदेश में लास्ट बॉर्डर है। ठीक है, कांगड़ा के बाद ये कहां एंटर कर जाएगी? पंजाब, पंजाब में, पंजाब के कपूरथला एक जगह है, वहां पे ये चली जाती है। अब कपूरथला इसका क्या है? एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, समझे? कपूरथला इसका क्या है? एंड पॉइंट है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक और नदी जो हमने पहले डिस्कस करती, सतलुज नदी, वो भाखड़ा से होके बाया नंगल होके वो भी कपूरथला में चली जाती है।
तो मतलब यहां से सतलुज आ रही है और यहां से ब्यास आ रही है, ठीक है। तो जो ब्यास नदी है, ठीक है, जो ब्यास नदी है वो कपूरथला में जाके सतलुज की सहायक नदी बन जाती है, वो मर्ज कर जाती है सतलुज में, समझ गए। इसको याद रखना कि जो ब्यास नदी है वो ब्यास कुंड से निकल के पंजाब जो बॉर्डर मतलब एरिया है पंजाब का, कपूरथला एक जगह है पंजाब में, वहां जाके वो किससे मर्ज कर जाती है, वो सतलुज से मर्ज कर जाती है, क्योंकि वहां पे सतलुज भी आती है, समझ गए। तो उस जगह पे ये मर्ज कर जाती है। तो अब हम बात करते हैं ब्यास नदी की, ब्यास कुंड से लेके अगर मैं कपूरथला तक की बात करूं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ब्यास नदी की ब्यास कुंड से लेकर मैं कपूरथला तक की बात करूं, पंजाब तक की बात करूं, जहां पे इसका एंड होता है, एंड कहां हो जाता है, जब ये सतलुज में मर्ज कर जाती है, तो वहां तक उसकी कुल लंबाई कितनी थी, 460 किलोमीटर, मतलब ब्यास कुंड से लेके कपूरथला तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 460 किलोमीटर। अब बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के, अब देखो हिमाचल प्रदेश में ये नदी कहाँ स्टॉप हो जाती है, कहाँ हिमाचल का एरिया छोड़ देती है, ये छोड़ देती है कांगड़ा में जाके, ठीक है ना। तो ये ब्यास कुंड से लेके, ब्यास कुंड मतलब रोहतांग से लेके ये जाती है कांगड़ा। कांगड़ा में एक पौंग बांध सुना है, बस वो इसी नदी पे बनाया गया पौंग बांध, ब्यास नदी पे। तो ये ब्यास कुंड से लेके कांगड़ा के पौंग बांध तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 256 किलोमीटर। आ गया समझ। अब यहाँ पे मैंने दो मतलब आपको लेंथ बताई इसकी, हिमाचल प्रदेश की अलग से बताई और कुल इसकी टोटल इसकी अलग से बताई, ये हो लग गया पता। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट था वो था कि किनारे बसे शहर, किनारे बसे शहर। तो ये तो सबको ही पता है कि ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। जैसे कि अब देखो सबसे पहले ये इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, ये है ब्यास कुंड से, जो कि कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है कुल्लू जिला में। अब कुल्लू जिला में कहाँ पड़ता है ये जाते हैं मनाली, मनाली से ऊपर चले जाएंगे जब हम लेह रोड पे, तो यहाँ पे एक रोहतांग दर्रा आता है, तो वहीं पे इसका उद्गम स्थान है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन शहर है वो कौन सा आता है किनारे बसे शहर में, मनाली, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, मनाली। मनाली के बाद आता है हमारे पास जो कुल्लू है, वो भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है। कुल्लू के बाद आ जाते हैं फिर ये मतलब बजौरा एक जगह है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे क्या कर जाती है, बजौरा में ये मंडी में एंटर कर जाती है, तो मतलब मंडी जो शहर है वो भी इस नदी के किनारे बसा है। अब मंडी के बाद ये नदौन में जाके ये क्या कर जाती है, हमीरपुर, हमीरपुर में एंटर कर जाती है ये, ठीक है ना, हमीरपुर का नदौन, नदौन, ठीक है ना। उसके बाद ये चली जाती है कांगड़ा में, ठीक है ना, सुजानपुर होके मतलब ये कांगड़ा में एंटर कर जाती है, और कांगड़ा में कौन से, गोपीपुर, ठीक है ना, ये जगह वहां पे ये एंटर कर जाती है, ये लग गया पता। अब इसके बाद कांगड़ा के बाद ये फिर पंजाब में चली जाती है, पर उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें है हिमाचल प्रदेश से मतलब, कि हिमाचल प्रदेश में जो भी शहर इस नदी के किनारे बसे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब एक हमने सतलुज का भी शायद ये पार्ट छूट गया था कि जो सतलुज नदी है उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, सतलुज, ठीक है ना। तो इसके किनारे सबसे पहले देखो नामगिया, जो मतलब नामगिया, ठीक है। उसके बाद आता है कल्पा, कल्पा के बाद आता है रामपुर, रामपुर के बाद आ जाता है हमारे पास तत्तापानी, तत्तापानी के बाद आ जाता है हमारे पास बिलासपुर, ठीक है। तो ये सतलुज के किनारे बसे हुए थे शहर। तो जो ब्यास नदी थी यही इसके मेन मेन जो पॉइंट थे, सबसे पहला उद्गम स्थल कौन सा है, दूसरा प्राचीन नाम क्या है, तीसरा जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, चौथा किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, और पांचवा क्या है, इसका जो लंबाई कितनी है, ओके, ये हो गया। अब एक लास्ट जो हमारे पास एक पॉइंट बचता है, लास्ट में हमारे पास एक जो पॉइंट है वो है इसकी सहायक नदी,
सहायक नदियां। तो ब्यास की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले तो जो सहायक नदियां वो है पार्वती, दूसरी सैंज, तीसरी आती है हमारे पास बाणगंगा, चौथी आ जाती है हमारे पास उल, ठीक है, फिर तीर्थन। ओके, ये जो नदियां हैं ये सारी क्या है, जो ब्यास नदी है इसकी सहायक नदियां हैं। लग गया पता? तो इनके ऊपर तो ज्यादा क्या डिस्कस करना है। जो पार्वती नदी है वो देखो, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा। जो पार्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के एक मणिकर्ण जगह है। मणिकर्ण जगह में एक मंतलाई झील है, ठीक है ना? कौन सी झील है? मंतलाई, मंतलाई झील, ठीक है। तो मंतलाई झील से ये निकलती है जो पार्वती नदी है। सैंज जो नदी है, सैंज नदी हमारी सैंज घाटी से निकलती है। उसके बाद आती है हमारे पास बाणगंगा। बाणगंगा हमारे पास क्या है, जो हमारी धौलाधार पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उसमें से निकलती है। और ये कहाँ? कांगड़ा में ब्यास नदी से मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास उल, उल भी हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो धौलाधार जो माउंटेन रेंज है उसमें से निकलती है और मंडी में जाके ये क्या कर जाती है, ये इसको मर्ज कर जाती है इस ब्यास नदी के साथ। उसके बाद तीर्थन है। तीर्थन भी क्या है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के तीर्थन घाटी से। ओके, तो ये था हमारे पास जो ब्यास नदी थी इसके बारे में जो भी हमारे पास फुल डिटेल थी, ठीक है। यही जो मेन जो पॉइंट थे, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। यही पूछा जाता है, कभी लंबाई पूछ लेगा, कभी जल ग्रहण करने की क्षमता पूछ लेगा, कभी उद्गम स्थान पूछ लेगा, कभी उसकी सहायक नदियां पूछ लेगा, तो कभी किनारे बसे शहरों के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद उसका नाम भी पूछ सकता है, वैदिक काल में भी पूछ सकता है या संस्कृत में पूछ सकता है। तो ये था हमारे पास ब्यास नदी की फुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू। बाकी जो अगली नदी के बारे में हम जो है चिनाब, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।